TRAI का डेटा मैं बोल रहा हूं, TRAI का डेटा बताता है कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। घोष जी, प्लीज। Lord Jagannath Temple in Digha is not merely a structure of brick and mortar. It is a beacon of a civilization, a culture and a philosophy of faith that Bengal has nurtured for centuries. Inaugurated less than a year ago, built in the majestic Kalinga architectural style, the temple has already drawn nearly 1 crore visitors from more than 150 countries. On Akshaya Tritiya, April 30, 2025, Bengal opened the gates of the Jagannath Temple. 213 feet of devotion rising from the shores of the Bay of Bengal, and the people responded. 1 crore devotees in just 8 months. Nearly 50,000 pilgrims every day, turning what was once a quiet seaside town into one of India's fastest rising spiritual destinations. Hotels are full, livelihoods are growing, the local economy is thriving. This is people's faith in motion. This is not propaganda. This is pure bhakti. It is not a temple built to divide, intimidate or score political points. Bengal says something very simple and very profound. We do not weaponize faith, we live it. Across our land, across Bengal, stand the symbols of pluralism. The tomb of Mother Teresa, Nakhoda Masjid, Belur Math, ISKCON Temple, Azan and temple bells, Kirtan and Qawwali, Sufi, Jesuit, Buddhist, Sikh, all coexist in Bengal's spiritual vibrancy. Because Bengal is the rare land of Ramakrishna Paramahansa, who taught us Jata Math, Tata Path, many roads, one God. Bengal is the land of Chaitanya Mahaprabhu, whose message of humility teaches us, humbler than grass, more tolerant than a tree. Bengal is the land of Swami Vivekananda, who warned us that while superstition may be the great enemy of man, bigotry is far worse. Bengal is the land of Rabindranath Tagore, who reminded us the world is a united stream of life. For centuries, our philosophy has echoed the ancient truth, Ekam Sat,
vipraha bahuda vadanti. Truth is one, the wise call it many names. And that truth is lived in Bengal every day. The Jagannath temple in Digha welcomes every caste, every creed, every community, open, inclusive, without gatekeeping. Our Chief Minister's words capture perfectly 21st century modern secularism. Dharma Jajjar, Utshab Shabar. Everybody has their personal religion, but we celebrate festivals together. The Jagannath tradition is a civilizational bridge between Bengal and Odisha. Countless pilgrims journey along the coast and show that there is spiritual sharing between Bengal and Odisha. This is Bengal's heartbeat, people-powered devotion. We do not build temples to frighten minorities. We do not build temples to manufacture enemies. We do not build temples to claim monopoly over faith. The Jagannath temple stands as proof that Bengal's spirituality is expansive, confident, fearless, welcoming the world while safeguarding its plural soul. Sir, I invite every member of this august house, including you, to please visit Lord Jagannath in Digha. Jai Jagannath, Jai Bangla. श्रीमान हर्ष महाजन जी. Honorable Chairman Sir, Himachal Pradesh is one of India's most important tourism destinations. In last year alone, Himachal welcomed nearly 1.8 crore domestic and 80,000 foreign visitors. This sector contributes greatly to the state's GDP, sustaining lakhs of livelihood. Himachal has ranked in India's most welcoming region in the last 3 years and is among the global 10 in the Booking.com Travelers Review Awards. Sir, Himachal's religious tourism potential is immense. Sacred shrines like Jwalaji, Chintpurni, Naina Devi and Chamunda attract lakhs alongside the spiritual Manimesh, Kinnar Kalash Yatras and Chamba's Lakshmi Narayan temples. Furthermore, Dharamsala, home to His Holiness the Dalai Lama and the ancient monasteries of Lord Spiti, make the state a global hub for Buddhist tourism. The state also offers world-class adventure tourism for paragliding from Birbiling to trekking in Spiti and Kinnaur and skiing in Solong Valley. I would like to thank the Honourable Prime Minister and the Government of India for strengthening tourism through initiatives such as Savdesh Darshan and Prashad, improving connectivity and promoting development. The Union Budget has also announced the development of trekking routes which will further benefit Himachal Pradesh. However, sir, we must address the weaknesses of the Himalayan ecosystem. Recent disasters, including cloudbursts and landslides, serve as a stark reminder that our growth must be balanced. Challenges such as unplanned construction, waste management, parking, traffic congestion in our hills require urgent scientific intervention to protect environment and the people. At the same time, tourists themselves must act responsibly. The Himalayas are not a place for littering plastic, damaging forest or creating disorder. Visitors must respect local culture, communities and environment. I request the Government of India to continue its support by integrating environmental safeguards and infrastructure development. By fostering a model of responsible and sustainable tourism, we can ensure that the Dev Bhumi remains sanctuary for generations to come. Thank you, sir. डॉक्टर दिनेश शर्मा जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज मैं सनातन की परंपरा की रक्षा के संदर्भ में एक ऐसी समस्या को उजागर करना चाहता हूं, जो भारत के लाखों सनातनी कर्मचारियों के जीवन में एक संकट बनकर उभरी हैं. जब कोई अपने माता पिता को खो देता है तो उसे एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ता है. अपने धर्म का पालन करे या वो अपनी नौकरी बचाए. इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के वर्तमान श्रम कानूनों में सवैतनिक शोक अवकाश के लिए कोई प्रावधान या दिशा निर्देश नहीं है, जबकि अन्य देशों में जैसे कनाडा, जर्मनी आदि तमाम देशों में इस प्रकार का प्रावधान है. मैं सदन के सामने 3 प्रमुख आधार रखना चाहता हूं. पहला, हमारे शास्त्रों में माता पिता की सेवा और उनकी मृत्यु के बाद के कर्तव्यों को
पितृ ऋण से मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताया गया है। भारतवर्ष ज्ञान परंपरा के साथ धर्मनिष्ठपूर्ण समाज के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद अग्नि को जात वेदस के रूप में संबोधित करता है, जो मृतक के सूक्ष्म शरीर को पितरों तक पहुंचाने के लिए उसे संस्कारित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद प्रथम 10 दिन प्रेतत्व की अवस्था और 13वें दिन की 13वीं और शुद्ध हवन के बाद ही परिवार पुनः समाज में लौटने के योग्य होता है। गरुड़ अर्थवेद के 18वें कांड में मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण दिया है, जिससे स्पष्ट है कि पुत्र को माता पिता का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य है। यह केवल परिवार की भावना का विषय नहीं, यह धर्म है, हमारे शास्त्रों द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्य है। दूसरा आधार हमारा यह है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि शोक में डूबा कर्मचारी 50% तक कम उत्पादक होता है। इस प्रतिस्पर्धा में विशेष कर सरकारी नौकरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एमएनसी और निजी क्षेत्रों में एक डरावना ट्रेंड उभर कर आ रहा है। काम के भारी बोझ और ऑलवेज ऑन डिजिटल संस्कृति के कारण बच्चे अपने माता पिता के अंतिम संस्कारों को मात्र 2 या 3 दिन में समेटने को मजबूर हैं। यह स्थिति न केवल धार्मिक दृष्टि से विनाशकारी है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। जब वह अधूरी रस्म के साथ लौटता है तो शरीर वहां होता है, मन में ग्लानि और अपराध बोध से वो दबा होता है। हम इंसान तैयार कर रहे हैं या मशीनें? मान्यवर, हमारा इस संदर्भ में कहना है कि हमारी जो परंपराओं को अगली पीढ़ी को हस्तांतरण का बीड़ा भी घर के वरिष्ठ सदस्य के ऊपर होता है। जो आचरण वह करेंगे वही भी अगली पीढ़ी सीखेगी। तीसरा आधार हमारा यह है कि संवैधानिक अधिकार हमारा है कि अभी हाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि माता पिता का अंतिम संस्कार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत उन्होंने छुट्टी का प्रावधान किया है। वेतन समिति ने भी, जो 5वीं संसदीय समिति थी, उसने भी शोक अवकाश की सिफारिश की है। मैं भारत सरकार के जो एमएनसी निजी क्षेत्र में अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारी को या अर्जित अवकाश ईएल से इसे अलग रखा जाए, ताकि कोई भी भारतीय अपनी आजीविका और अपने धर्म डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। सभापति महोदय, सर, हमारे देश के युवा बेहतर रोजगार और विदेशी यूनिवर्सिटियों में अच्छी शिक्षा का सपना लेकर विदेश जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार फर्जी इमिग्रेशन एजेंसियां, फर्जी जॉब एजेंसियां और नकली एडमिशन में फंस जाते हैं। सर, केवल चंडीगढ़ में ही पिछले 5 वर्षों में इमिग्रेशन फ्रॉड के 433 केसों में 74 करोड़ रुपए की ठगी हुई। सर, सरकार ने 3000 एजेंटों को ई पोर्टल पर अवैध घोषित किया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के गुमराह करके उनको विदेशों में भेज दिया जाता है। सर, इसके परिणाम स्वरूप साउथ ईस्ट एशिया में 20,000 भारतीय युवा बंधक बनकर इनह्यूमन कंडीशन में से रह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 202 भारतीय युवाओं को धोखे से रूसी सेना में भर्ती करवा दिया गया, जिसमें से 26 युवाओं की सर मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान के अजय डोगारा, उत्तराखंड के राकेश कुमार जैसे लोगों ने अपनी जान दे दी। अब सर, ईरान इजराइल संघर्ष के कारण हमारे नागरिक फिर खतरे में आ गए। गल्फ ऑफ अमन में टैंकर पर हुए हमले में बिहार के कैप्टन आशीष कुमार, मुंबई के दीक्षित सोलंकी को हमने खो दिया है और राजस्थान के दिलीप सिंह आज भी लापता हैं। सर, त्रासदी देखिए, शहीद सोलंकी की लाश उसके परिवार वालों को उसका पार्थिव शरीर नहीं सौंपा जा रहा। सर, मुझे समझ नहीं आता कि हम आग लगने के बाद क्यों कुआं खोदते हैं। आज सर, कमर्शियल फ्लाइट्स बंद है, एयर स्पेस बंद है, 12,000 भारतीय यूएई वगैरह में फंसे हुए हैं। इन सबको देखते हुए सर, मेरी सरकार से 3 मांगे हैं। एक स्थायी ग्लोबल सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाया जाए ताकि दुनिया के किसी युद्ध में फंसे भारतीयों को तुरंत सुरक्षित निकाला जा सके, ताकि वो अपनी सूचना वहां दे पाए। दूसरा, विदेशी यूनिवर्सिटी की प्रामाणिकता जांच के लिए एक एजुकेशन पोर्टल बनाया जाए ताकि विदेशी छात्र वहां जाने से पहले उस विश्वविद्यालय के बारे में जांच कर सके। तीसरा, विदेशी रोजगार के लिए अलग वेरीफाइड पोर्टल बनाया जाए ताकि कोई भी जॉब में जाने से पहले उसके द्वारा उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जान सके। सर, यदि हम ये कर पाएंगे तो जो हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती हमेशा, वो होनी चाहिए। हम
अपनी अप्रोच को देखते हुए पहले ही सिस्टम बनाएं, ताकि जो बार बार जो हमारे भारतीय विदेशों में जाके फंस जाते हैं उनको ये त्रासदी ना झेलनी पड़े, माता पिता को अपने बच्चों के पार्थिव शरीर ना देखने पड़े। ये मेरा सरकार से निवेदन है, और ताकि हमारे लोग कहीं भी गलत एजुकेशन और गलत नौकरी के झांसे में आके अपनी जिंदगी तबाह ना करें, अपने पेरेंट्स की जो जमीनें बेच जाते हैं वो उसमें तबाह। श्रीमान रामजी लाल सुमन जी। सभापति जी, जय जय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहें। सभापति जी, मैं आपके मार्फत विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में नई पीढ़ी के संस्कार स्वस्थ हों, एक समृद्ध राष्ट्र बने हमारे देश में। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में संविधान को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। सभापति जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे लागू करने वाले यदि अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से वह संविधान बुराई होगा। और आज मैं सभापति जी यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में हमने देश को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य स्वीकार किया है। सभापति, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जानबूझ करके कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नष्ट करने में लगी हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये शपथ तो संविधान की खाते हैं। ये लोग जो बैठे, इन्होंने भी शपथ संविधान की खाई है। लेकिन महोदय, हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है, हमारे देश की जो गंगा जमनी संस्कृति है, हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होगा। वो जो चरित्र है हमारे देश का, उस चरित्र को नष्ट करने में लगे। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, प्लीज 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 प्लीज, सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने न कभी अम्बेडकर को स्वीकार किया, न कभी संविधान को स्वीकार किया। और आज हालत क्या है? और आज of the Constitution in the school curriculum. Don't talk about anything else, please. सभापति जी, सभापति जी, हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो मूल भावना है वो ये है कि हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य और जंगे आजादी में हमारा जो संकल्प है, वही संविधान की मूल भावना है। मैं आपके मार्फत सभापति जी ये आग्रह करना चाहूंगा, इस देश में संविधान को अनिवार्य विषय पढ़ाया जाए, और ये देश को के समाज को जो विकृत करना चाहते हैं उस पर लगाम लगे, एक स्वस्थ समाज हमारे देश में बने। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में संविधान को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नीरज डांगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। ये महत्वपूर्ण विषय मुझे शून्यकाल में उठाने का अवसर आपने दिया है। हर बार जब प्रधानमंत्री या कोई वीवीआईपी नेता किसी जिले या किसी राज्य में जनसभा करते हैं तो प्रशासनिक अमला जो है वो महीनों पहले से तैयारी में जुट जाता है। करोड़ों रुपए अस्थायी मंच, पंडाल, टेंट, लाइट, ध्वनि व्यवस्था, बैरिकेडिंग, शौचालय, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम आदि पर खर्च हो जाते हैं, और वो एक दिन के कार्यक्रम के लिए ही होता है, और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में यह तमाम व्यवस्थाएं हटा दी जाती हैं जो लगभग बेकार हो जाती हैं। यह सिर्फ एक कार्यक्रम की बात नहीं है, देश भर में हर साल सैकड़ों वीवीआईपी सभाएं होती हैं, जिनमें से कई बार एक ही मैदान या एक ही स्थल को बार बार उपयोग में लाया जाता है, लेकिन फिर भी हर बार करोड़ों रुपए अस्थायी ढांचे खड़े करने में खर्च हो जाते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बार बार एक ही स्थान पर कार्यक्रम होते हैं तो क्यों नहीं स्थायी संरचनाएं जो है वो तैयार की जाएं। ये स्थायी ढांचे, संरचनाएं एक व्यवहारिक समाधान है। प्राय ये देखा जाता है कि प्रमुख जिलों में बार बार एक ही मैदान या एक ही स्थान पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां यदि स्थायी मंच, स्थायी वीआईपी गैलरी, दर्शक दीर्घा,
सुरक्षा दीवारें, विद्युत एवं ध्वनि व्यवस्था, शौचालय, जल और सुरक्षा प्रबंधन जैसी सुविधाओं की पूर्व में ही स्थायी व्यवस्था कर दी जाए तो न केवल बड़ी मात्रा में सरकारी धन का बचत हो सकता है, बल्कि आयोजन की गुणवत्ता, प्रशासनिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक सुदृढ़ हो सकती है। यह स्थायी संरचना से प्रधानमंत्री या वीवीआईपी की सभाओं के लिए ही नहीं बल्कि जनहित के अन्य आयोजनों में बहुउपयोगी साबित हो सकती है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, प्रवचन, खेल प्रतियोगिताएं, स्थानीय चुनाव आदि में भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में प्रारंभिक कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन अभी तक इसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में नहीं अपनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीति स्तर पर समन्वित योजना बनाकर देश भर में ऐसे बहुउद्देशीय स्थलों की स्थापना अगर की जानी चाहिए। एक ओर जहां देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वीवीआईपी सभाओं के लिए हर बार अस्थायी टेंट लगाने पर करोड़ों रुपए खर्च करना संसाधनों की बर्बादी नहीं तो और क्या है। अब वक्त आ गया है जब हम इस अस्थायी से स्थायी की ओर बढ़ें ताकि सार्वजनिक धन की बचत हो, आयोजनों की गरिमा बने और देश की योजनाएं टिकाऊ बने। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एक समन्वित योजना बनाई जाए, जिससे न केवल फिजूल खर्च को और अनावश्यक खर्च को रोका जा सके, बल्कि भविष्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं टिकाऊ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुभाषिष कुंडिया जी। जय जगन्नाथ। Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to draw your kind attention to an urgent matter regarding the proposed relocation of the historic district court of Puri to a new site near the Balukhand Wildlife Sanctuary by the government of Odisha, sir. Sir, the members of Puri Bar Association have been compelled to launch a peaceful satyagraha that has now continued for more than 380 days, sir, highlighting the depth of concern among the legal fraternity, sir. The existing court complex is not merely an administrative building. It is a living monument of justice and history, sir, standing for more than 150 years in the heart of Puri, sir. The historic institution has witnessed many milestones of our promotion, the freedom struggle, including the period of Lavana Satyagraha, sir. It is also closely associated with Utkal Gaurav Madhusudan Das, Utkal Mani Gopabandhu Das, Janaki Nath Bose, father of Netaji Subhash Chandra Bose, and president of Utkal Samilani Jagabandhu Singh, sir, who practiced law here and contributed immensely to shaping Odisha's modern identity and strengthening the foundations of justice and the rule of law in the region, sir. The present court is centrally located in the administrative heart of Puri, surrounded by key public institutions such as Collectorate, DRDA, District Education Office, SP Office, and many more, sir, making it easily accessible and convenient for litigants and the general public, sir. In contrast, the proposed relocation site repeatedly falls with a sweet water bed, sir, raising serious environmental and safety concerns, sir. In view of the heritage significance of the existing building, it is centrally location, ensuring easy public access and the environmental sensitivity of the proposed site, sir. I urge the Honorable Government to intervene and ensure that this historic court continues to function at its present location, since adequate space is available within the existing premises to sustain its operation, as is the case in several places in Odisha, sir, including Bhubaneswar and Berhampur, where courts continue to function from their current premises. सर, यहाँ पर हमारे उड़ीसा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक सेंसिटिव चीज है, इसके ऊपर ध्यान दे। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में जंघई से नीभापुर स्टेशन के बीच में अंडरपास बनाए जाने के संबंध में महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में प्रयागराज से सटा जंघई रेलवे स्टेशन पड़ता है। निवेदन है कि जंघई से गरियांव रेलवे स्टेशन के मध्य में
गरियाव बाजार है, जहां गरियाव से अहमदपुर उचौरा मार्ग जाता है, जिस पर करीब 50 गांव के लोगों का आना जाना होता है। इसके अतिरिक्त दूर दराज के भी लोग उस रास्ते पर आते जाते हैं। रेलवे पटरी के दोहरीकरण के कारण आसपास के किसानों एवं जानवरों को भी आवागमन में तमाम असुविधा हो रही है। किसानों को अपने खेत पर भी जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। उपरोक्त मार्ग पर रेलवे अंडरपास बनाए जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गरियाव मुल्लापुर मार्ग पर भी छोटा अंडरपास बनाया जाना नितांत आवश्यक है। सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जनता को पूरा भरोसा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जनहित में उक्त अंडरपास अतिशीघ्र बनवाने की कृपा करें, ताकि रेलवे पटरी के दोहरीकरण में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न न हो सके। धन्यवाद। श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक गंभीर विषय पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, बसों की बॉडी के निर्माण के लिए देश भर में लाखों लोग उस व्यापार से जुड़े हुए हैं। 2025 में सरकार के द्वारा, और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, सरकार के द्वारा नियम बनाया गया बसों की सुरक्षा को लेके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसलमेर में हुई जिसमें कुछ मौतें भी हुई मान्यवर, और देश भर के अलग अलग हिस्सों में बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें इंदौर में भी एक घटना हुई थी, दिल्ली में भी कई बार बसों के जलने की घटनाएं होती हैं। लेकिन जो बस बॉडी को निर्माण करने वाले लोग हैं, लाखों लोग जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। 100% जो सरकार ने कहा है वो सही है, वो सुरक्षा के मानक होने चाहिए और उसका हम पालन करेंगे। लेकिन लाइसेंस की जो प्रक्रिया बनाई गई, जो इसको स्वीकृति लेने की जो प्रक्रिया बनाई गई, वो बहुत कठिन बनाई गई है, जिससे देश के लाखों लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में जो बस की बॉडी का निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत आती है। इसमें 2 एजेंसियों को शामिल किया गया, ARAI, ICAT। इन 2 एजेंसियों से प्रोटोटाइप टेस्टिंग करानी पड़ती है बसों को, और उस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है मान्यवर, और पैसा भी 60 से 65 लाख रुपए पहली बार, और उसके बाद एक बड़ी मोटी रकम देनी होती है। तो मुझे लगता है कि जब बॉडी निर्माण करने वाले, बसों की बॉडी निर्माण करने वाले लोग आपके सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करने को तैयार हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके रोजगार पर आए हुए संकट को देखते हुए, उनके सामने जो ये नियमों की कठिनाई और बसों को अप्रूव कराने की जो कठिनाई है, इसको देखते हुए कृपा करके ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि वो अपने कार्य को सही ढंग से, अपने व्यापार को संचालित कर सकें, बसों का बॉडी निर्माण और उसकी सुरक्षा को ध्यान दे सकें। और सिर्फ जो बस बॉडी बनाई जाती है प्राइवेट लोगों की तरह, वही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों की बसें चलती है मान्य, और वॉल्वो कंपनियां हैं और भी बसों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी भी बसें भी जलती हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध माननीय मंत्री जी से और सरकार से करना चाहता हूं, उनके व्यापार को, उनके रोजगार को ध्यान देने की कृपा। डॉक्टर संदीप कुमार पाठक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से आज इस सदन में उन लोगों की आवाज रखने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी आवाज संभवतः मुख्य धारा में कभी पहुंच नहीं पाती है। मैं आपके माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो भू अधिग्रहण होता है उसके बारे में इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जो जंगल है, जंगल में पेड़ है, जीव जंतु है, आदिवासी समाज है, नदियां हैं, वाटर कैचमेंट एरिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके नीचे दबी हुई करोड़ों अरबों रुपए का जो मिनरल्स है, स्वाभाविक है कि किसी का ध्यान
जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी और लोगों पर नहीं जाएगा। जो इसके नीचे दबा हुआ करोड़ों अरबों रुपए का जो मिनरल है उस पर जाएगा। आप देखेंगे 90% कोल जो है इन्हीं ट्राइबल बेल्ट्स में नीचे दबे हुए हैं। 80% ऑफ अदर मिनरल्स, आप आयरन ओर ले लीजिए, बॉक्साइड ले लीजिए, वो यहां पर दबा हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि जितने भी, जहां पर भी संसाधन रिच होता है, बहुत पैसे होते हैं संसाधन के रूप में, वहां के जो रहने वाले लोग हमेशा गरीब और प्रताड़ित क्यों होते हैं? ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऐसा नहीं है कि भू अधिग्रहण के लिए कोई नियम कानून नहीं बना है, कई सारे कानून बने हैं। पेसा कानून बना है, ट्राइबल राइट्स एक्ट है, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है और बहुत सारे हैं। हसदेव का ही अगर मैं उदाहरण दूं तो 23 ब्लॉक्स में से 14 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो नो गो जोन में आते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर धड़ल्ले से चल रहा है। तो ग्राम सभा को अनुमति देनी होती है कि वहां पर भू अधिग्रहण हो जाए। ग्राम सभा को या तो फर्जी तरीके से किया जा रहा है या फोर्स तरीके से किया जा रहा है। जो मान नहीं रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है ताकि अधिकारियों के हाथ में आ जाए और फिर अधिकारी उसको रेगुलर कर दे। जो परिवार इसके विरोध में आता है उस पर नाइट टाइम पे रात में रेड किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, लीगल तरीके से हरासमेंट किया जाता है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, बात ये कहते हैं कि भाई इससे नौकरी आएगी, संपन्नता आएगी। आप मुझे ये, मैं सदन को ये अवगत कराना चाहता हूं कि आप उनका जमीन ले लेते हो, वहां पर नौकरी लेके आते हो। आप ये बताइए कि कितने प्रतिशत लोग या कितने लोग हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड है या उस व्हाइट कॉलर जॉब के लिए सुटेबल है। आप तो जाते हैं वहां पे जॉब के लिए, बाहर के लोग आते हैं व्हाइट कॉलर जॉब और टेक्निकल जॉब के लिए, फिर उनको क्या जॉब मिलता है? उनको मिलता है लेबर का जॉब, और वो भी डायरेक्ट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लेबर होता है। आप विस्थापन के नाम पर उनको 1 BHK का कमरा देते हैं, 1 BHK, तो एक तरफ आप उसका घर ले लिए, जॉब ले लिए, उसका जमीन ले लिए, 1 BHK का आप कमरा दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक वेज दे दिए। 1 लाख करोड़ के आसपास DMF फंड्स है जो मिनरल, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स है। हम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा उदाहरण पेश करें जिसको देखकर जहां अच्छा घर हो, जहां उनको नौकरी मिले, उनको मान सम्मान मिले, जिनको देखकर हर ग्राम सभा खुद ही खुद कहे कि भाई आओ यहां पर कंपनी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ और हमारा विकास करो। ये लोग इसलिए नहीं प्रभावित होते हैं नक्सलिज्म से इसलिए प्रभावित नहीं होते कि उनको उनकी आइडियोलॉजी पसंद है, वो इसलिए प्रभावित होते हैं, इसलिए उधर जाते हैं क्योंकि निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान तथा पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो किसी दल या राजनीति से ऊपर है। ये विषय भारत के राष्ट्रपति की गरिमा और हमारे संविधान की आत्मा से संबंधित है। माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल में हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के दौरान जो प्रोटोकॉल उल्लंघन हुआ है वह केवल एक चूक नहीं बल्कि एक संवैधानिक अपराध है। जब एक राज्य सरकार जानबूझकर देश की सर्वोच्च पद की अवहेलना करती है तो यह भूल जाती है कि वह संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठी है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रतीक है। बंगाल सरकार का ये आचरण अनुच्छेद 256 और 257 का भी उल्लंघन है, जो स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकारें के निर्देशों और संवैधानिक प्रमुखों के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाध्य है। माननीय सभापति जी, अब समय आ गया है कि केवल हिंसा प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। इस तरह के अपराध के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व अधिनियम जैसा एक विशेष कानून बनाना चाहिए। माननीय सभापति जी, यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है तो मुझे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं का संबंधित राज्य के विवेकाधीन अनुदान में कटौती का प्रावधान हो। प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों पर न्यायालय की अवमानना की तर्ज पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए।
माननीय सभापति जी, अगर आज बंगाल की इस गुस्ताखी को माफ किया गया तो कल अन्य राज्य की भी सरकारें इसी राह पर चलेंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान सर्वोपरि है, कोई मुख्यमंत्री या क्षेत्रीय दल नहीं, राष्ट्रपति पद की किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का प्रतीक है। माननीय सभापति जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एक जनजातीय समाज से आती हैं, उन्होंने संघर्ष से ये प्राप्त किया है। गोगिल जी, श्रीमान शक्ति सिंह गोगिल जी, अरे उनको बैठाइए, बंद हो गया है माइक। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपकी मंजूरी के साथ एक अहम मसले को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। सभापति महोदय, दुनिया में कहीं पर भी हमारे भारतीय नागरिक का उत्पीड़न होता है, दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक के ऊपर हमला होता है तो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, पूरे देश की इज्जत के ऊपर यह हमला माना जाता है और पूरे देश की इज्जत खराब होती है। सभापति महोदय, 196 देशों में हमारे देश के छात्र अभ्यास करने के लिए जाते हैं और अभी कुछ ही दिन पहले रूस में हमारे भारतीय छात्रों पे छुरी से हमला हुआ, 4 छात्र बुरी तरह से घायल हुए। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 में 350 छात्रों के पर किसी ना किसी तरह से मुश्किल आई है, उसकी कंप्लेंट विदेश मंत्रालय को मिली है और इन 350 में से 200 कंप्लेंट सिर्फ रूस से मिली हुई है। यह भी विदेश मंत्रालय के आंकड़े दिखा रहे हैं। ये हालत क्यों हो रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिए सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने एजुकेशन का इतना प्राइवेटाइजेशन कर लिया है कि बाहर विद्यार्थी एमबीबीएस करने जाएगा तो उसको वहां के लिए ठीक लगेगा, यहां रह के हमारे देश में पढ़ाई इतनी महंगी सरकार ने जो की है उसको कम करना चाहिए, ये मैं अनुरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के नागरिक किसी भी पार्टी, किसी विचारधारा से हो, उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। अभी वेस्ट एशिया का जो युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े देश अपने नागरिकों के लिए सुविधा करते हैं, हमारे वहां से वो सुविधा नहीं हुई। सर, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, गुजरात के छोटा उदयपुर की बहन अमीबेन शाह का कल मुझे फोन आया और अमीबेन शाह रोती हुई कहती है कि बहरीन में मेरा परिवार है और कुछ नहीं, कम से कम शुद्ध पानी की व्यवस्था भी सरकार कर दे तो हमारे लिए ठीक है। सर, ये एयरलाइंस दुबई से या कहीं से लेके आते हैं, कितना किराया ले रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को एक सिर्फ वापसी टिकट के लिए, और हम बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हैं। सर, मैं यही कहता हूं कि हमारी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी डॉक्टर लाख करूंगा। सुखदेव राव बोंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र के अंबा देवी का निवास स्थान अमरावती में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अमरावती से उड़ान की योजना में विमान सेवा शुरू की। मैं इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नागरिक विमानन मंत्री श्री राम मोहन जी नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, राज्य मंत्री मुरलीधर जी मोहोळ, इनके हस्ते शुभारंभ हुआ और महाराष्ट्र के मुंबई तक अमरावती मुंबई सेवा हफ्ते में 3 बार शुरू हुई। लोगों का प्रतिसाद इतना अच्छा था कि 5 बार हफ्ते में अभी विमान सेवा शुरू है। अमरावती एक विदर्भ का डिवीजन सेंटर है
और वहाँ पे उद्योग अभी बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक, औद्योगिक, कृषि, चिकित्सा और व्यापारिक केंद्र है। लेकिन बाकी के राज्यों से उसका कनेक्टिविटी अभी तक एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो एयर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि अमरावती से पुणे गोवा, अमरावती से हैदराबाद तिरुपति, अमरावती से कोल्हापुर बेंगलोर, अमरावती से इंदौर दिल्ली, इन शहरों के साथ में कनेक्टिविटी शुरू की जाए। वायबल गैप फंडिंग भी उसमें मिल सकती है और ये कनेक्टिविटी रही तो अमरावती का और धार्मिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं व्यापारिक दृष्टि से निरंतर संपर्क रहेगा और विकास भी होगा। इस उपरोक्त मार्गों पर नियमित उड़ान सेवाओं के सिवाय नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द से अमरावती एयरपोर्ट पे शुरू हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये निरंतर प्रयास में है तथा वहाँ का जो एयर स्ट्रिप है वो 3000 मीटर की एयर स्ट्रिप की जाए, यह भी मैं एक सुझाव देता हूँ। अमरावती में निवेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम मित्रा का सिलेक्शन किया गया है और पीएम मित्रा में टेक्सटाइल उद्योग भी बड़ी संख्या में आ रहे। पर्यटन के लिए व्याघ्र प्रकल्प अमरावती के मेळघाट में है, या आईटी पार्क भी वहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए ये हवाई सुविधा ज़्यादा हो, नाइट लैंडिंग हो, 3000 मीटर की एयर स्ट्रिप हो और जो मैंने शहर बोले हैं वो शहरों के साथ में कनेक्टिविटी हो। यह मैं आपके माध्यम से सरकार को विनंती कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्रीमान तेजवी सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे समय दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को नई दिशा दी है। आज डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं से करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में देश में डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद देश के कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट की गति धीमी है या नेटवर्क पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके कारण छात्रों, किसानों और आम नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सरकार की भारत नेट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं, लेकिन इसकी गति को और तेज करने की आवश्यकता है ताकि हर गांव तक उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध हो सके। अतः मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने, हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि गांव भी डिजिटल क्रांति का पूर्ण लाभ उठा सकें। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का सपना और अधिक मजबूती से साकार होगा। धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री के प्रति भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 32,000 करोड़ की लागत से एशिया की पहली RRTS क्रांति धरा मेरठ को देने का उन्होंने काम किया है और उन्होंने इसका लोकार्पण भी किया है और एक कहावत को भी चरितार्थ किया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसको किसी ने नहीं मांगा था और उसके बावजूद भी मेरठ को मिला है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस RRTS के ट्रैक के नीचे खाली स्थान है, असरदार लोग इन पर कब्जे करेंगे, इसलिए बेहतर है कि उपलब्ध खाली स्थानों का सुनियोजित उपयोग और की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
इसके नीचे हस्तशिल्प के उत्पादों की दुकानें, स्थानीय बाजार, रेस्टोरेंट और जन सुविधा केंद्र और पार्किंग व्यवस्था भी इसके अंदर विकसित की जाती है। लेकिन RRTS अगर इसको विकसित करेगी तो उसको धनराशि भी उसको प्राप्त होगी और अनियोजित विकास और कब्जे नहीं होंगे। इसका एक और लाभ हुआ है, इसी RRTS के ट्रैक के नीचे वेदव्यासपुरी में 36,000 मीटर में स्वर्ण नगरी बसाने की जो सरकार की योजना है, उसमें भी हमको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 30,000 कारीगर, 448 करोड़ रुपए की GST, 15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यवसाय देने वाला ये योगदान अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। 2,000 दुकानदार और लगभग 200 बड़े थोक व्यापारी इसमें काम सहयोगी हैं। एक बात और उल्लेख करना चाहता हूं कि इस RRTS के कारण जो ये व्यवसाय बढ़ेगा, एशिया में हाथ के बने हुए जेवरों का मेरठ का पहला स्थान है। एशिया में हल्के और हाथ के बने जेवरों का, उसको भी बहुत बड़ा मिलेगा। आज अगर जो 15,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है वार्षिक, जिसमें 448 करोड़ की GST सरकार को प्राप्त हो रही है, अंततोगत्वा ये जाकर करीब करीब 50,000 करोड़ तक जाने वाला अगले 4-5 सालों में। मैं आपके इस माध्यम से विशेष बात ये उल्लेख करना चाहता हूं कि RRTS के ट्रैक के नीचे खाली स्थानों का उपयोग RRTS करे, आय भी बढ़ेगी, नियोजित विकास होगा और असरदार लोगों के अंतर्गत वो कब्जे नहीं होंगे और एक रेलवे स्वर्ण नगरी योजना को भी विकास को पंख मिलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर M. Thambidurai अवर्गल। Thank you, Chairman sir. Give the opportunity to raise an important issue regarding the traffic congestion on Sardar Patel Marg. Sir, you know very well, during Vajpayee period and Modi period, roads developed very well throughout India. I was also Minister Traffic, Transport Minister. Gadkari is also here. Traffic congestion is one of the factors which affect. But this here, the Sardar Patel is spine for the connecting all the areas of New Delhi. But this area, after that, National Highway starts. But this national, if you take Sardar Patel Marg, more encroachments like hotels, like Star Hotels. I don't want to mention this. ITC Hotel and Taj Hotel, they encroach a lot of putting parks like that. Because of that, if you want to go to the airport, after that, this Patel Marg, National Highway starts. Therefore, I am requesting, sir, through you, Honorable Minister is here, to take over that, even though it is a National New Delhi Corporation area, it can be taken over the National Highway Authority to develop that road. That traffic is very, very important thing to reach the airport. But because of the traffic heavy, even many parliamentarians are suffering that, because we cannot cross to reach that 3 hours it takes to cross the national park. Because of many the other roads are connecting Sardar to Patel Marg. That it leads to, and also very VIP, many VIPs are international VIPs staying at ITC Hotel. Therefore, that kind of area, you cannot take the other area because the forest area is there. But this area is encroached by other people. Therefore, I request Honorable Minister here to take over that and connect this once again as National Authority to take over and develop that road and see that traffic can be easily, we can go to the airport. This is very important, sir. I am requesting through you, sir, Minister looking after taking this Sardar Patel Marg as National Authority. Through Urban Development Ministry, you can discuss it and take over that. That is the thing I am requesting, sir. Thank you. Srimati Sulada Dev. थैंक यू सो मच चेयरमैन सर, एक गंभीर मुद्दे पे मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जय श्री जगन्नाथ। रोटी कपड़ा और मकान की तरह स्वास्थ्य सेवा भी बहुत ज़रूरी है, मगर आजकल जो स्वास्थ्य सेवा है वो ऐसे भी देखें तो इतनी गंभीर हालत में पेशेंट जाते हैं, बेड नहीं होता आईसीयू का, क्रिटिकल केयर यूनिट का, सारे जगह पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, पैरामेडिकल स्टाफ्स मौजूद नहीं होते और बेड्स भी नहीं मिलता। आप देखिए यहाँ एम्स दिल्ली देखिए, आरएमएल देखिए, हमारे भुवनेश्वर एम्स देखिए, कहीं भी आप जाइए जो नग्न चित्र मिलेगा, जैसे पेशेंट जमीन पर दिन भर के वो वहाँ पर सोते रहते हैं और वेट करते रहते हैं, मगर बेड नहीं मिलता, इलाज नहीं हो पाता सर। इसके चलते फिर क्या होता है ना, ये कैसे बचाएंगे, मरता क्या
ना करता, इधर उधर घूमते रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका शोषण भी होता है, मगर फिर भी कितने को जान हम लोग बचा नहीं पाते। ये हमारा डिमांड है कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा जी भी बैठे हैं कि डॉक्टर के जो खाली है उनको पहले डॉक्टर का जो पदवी है उसको पूर्ण किया जाए और अच्छे से अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी दिया जाए। और एक बात बोलेंगे, जो आईसीयू है, आईसीयू में क्या होता है ना, हम एक नग्न चित्र बोल रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था ओडिशा की एससीबी के आईसीयू में। राजकिशोर खुंटिया जो खुद मेरे जिले के हैं, वो अल्जाइमर जो डिमेंशिया में ये थे और उनका तबीयत खराब था, उनको देखा गया आईसीयू में हाथ को ऐसे बांध करके रखे हुए हैं, हाथ से ब्लीडिंग हो रहा है और आईसीयू में कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, रात में वैसे ही ब्लीड हो रहा है और दूसरे बेड से जो पेशेंट वो गिर रहे, वो वीडियो भी मेरे पास ऑथेंटिकेशन के लिए मैं दे सकती हूँ। मगर सर आईसीयू में कैसे कोई नहीं हो सकता, इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, यहाँ पर मंत्री जी बैठे हुए हैं नड्डा जी, कि ऐसा व्यवस्था हो जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। अगर आईसीयू में अपने बाहर लोगों को नहीं देने जा सकते हैं तो एक काम कीजिए कि ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाइए, जो लोग बाहर में अपने फैमिली मेंबर को आईसीयू में डालकर वेट करते हैं, कम से कम मॉनिटर में उनको मॉनिटरिंग कर पाए और ऊपर से कम उनको तसल्ली हो हमारे पेशेंट सही है। और आईसीयू में क्रिटिकल केयर यूनिट में ऐसे नर्स और ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ दो जो ऐसे कभी ना करे कि जैसे बांध के डेथ हो जाता है, कोई बेड से गिर जाता है। और मेरा एक डिमांड रहेगा, जैसे हम लोग ट्राइबल एरिया में हेल्थ केयर के लिए हमारे माननीय जब यहाँ अभी के मुख्यमंत्री भी संबलपुर में एम्स का डिमांड किए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मेरा नेता नवीन पटनायक जी भी संबलपुर, जयपुर और मयूरभंज, बालेश्वर में एम्स का डिमांड किए है। हमको एम्स दे दीजिए, क्योंकि हम ट्राइबल, हम भारत के Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise today to draw the ardent attention of this august House to the pressing need of accelerated industrialization in the Barak Valley of Assam. Sir, the Barak Valley, comprising Kachar, Hailakandi and Sribhumi districts, surrounded by the three states of Tripura, Manipur and Mizoram, is endowed with abundant human and natural resources. Sir, a populous area with a population of around 50 lakhs, has a skilled and enterprising workforce, fertile plains fed by the Barak River, rich biodiversity and a strategic geographical location near international borders with Bangladesh and close proximity to Southeast Asia. Sir, with the ongoing improvement in road and rail connectivity under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the proactive approach of the state government under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji, if the government take more initiatives for accelerated industrialization in this area, using the natural and human resource, the Barak Valley and the southern Assam region can become a gateway for Northeast India's trade. Sir, we had Kachar paper mill under Hindustan Kachar Paper Corporation at Panchgram, which was one of the biggest in Asia. But managerial inefficacy and political involvement, rampant corruption during the Congress regime has destroyed this institution. The only major industry in Barak Valley is now a piece of history. Sir, the Barak Valley has a large segment of youth is trained in science, commerce, agriculture and engineering disciplines. So skilled and semi-skilled manpower, if properly harnessed, can drive manufacturing, agro-based and handicraft industries and services. The fertile alluvial plains of the Barak Valley support high-value crops like pineapple, banana, black pepper, RC nut and tea estates. The Barak River and its tributaries provide a reliable water source for irrigation and potential small hydro projects. The valley's forest and biodiversity present opportunities in eco-friendly value addition sectors like bamboo products, medicinal plants and allied industries. Sir, the Barak Valley lies close to the Silk Route economic belt and Southeast Asian markets, offering potential for export-oriented units. That's there is immense possibility for establishing manufacturing units, IT, logistics and green technologies. Although micro, small and medium enterprises are present but remain largely informal and unlinked to larger value chains. Sir, it is pertinent to mention here that the ONGC Kachar forward base have the capacity to supply more than 4 lakh
standard cubic meters per day of natural gas, but at present out of this capacity, only 1,500 is being utilized. If the government take JP Matar Ghisam ji. The attention of this House to the urgent need for organ donation and for the transparency in that. I wish to start by narrating two heart-touching stories from Kerala, is that 9-month-old Alan and that of Jaslia. Both of them, both their parents, they suffered death, but both of them donated their organs. Both little Angel Alan's heart valve, little Angel Alan's kidneys, little Alan Angel's corneas, little Alan's liver, everything stands transplanted, sir. This is the real Kerala story, and this is the same case with Jaslia, whose organs were donated to 4 of them and saving lives. This is the real Kerala story, sir. This is what we wish to say, that organ transfer is such an important matter, and we have to bring in more regulations to ensure transparency and ensure that there is more campaign and awareness so that we can save lives.